फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपके पोस्ट की वज़ह से सब कुछ अच्छा हुआ और मेरा अच्छे से वो प्रेज़ेंटेशन भी हो गया वहाँ पे। उनको अच्छा लगा कि मैं जिस फॉर्मेट में प्रेज़ेंट किया कि आपका ना पहले एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद इंट्रोडक्शन और सिस्टमैटिक मैनर था। उन्होंने मेरे से पूछा भी कि आपने ये कैसे किया? तो मैंने कहा मैंने ऑनलाइन वर्कशॉप जॉइन की थी 9 क्लासेस पे और वहाँ पेड वर्कशॉप में मुझे सिखाया। तो फिर उन्होंने कहा अच्छी बात है, आपने सिस्टमैटिकली बनाया है। तो उस वजह से उन्होंने मुझे प्रेज़ किया कि हाँ, आपने एकदम सिस्टमैटिकली इसको बनाया है और ये एकदम सही फॉर्मेट है कि अगर चैप्टराइज़ेशन जोड़ते तो सिनॉप्सिस हो जाता, बस यही बाकी था। बस हाँ, वो तो ये समझा। ठीक है, चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस पॉडकास्ट। तो आज मेरे साथ है मोहित गहलोत और उनका ऑलरेडी जेआरएफ हो चुका है ना आपका? यस मैम। यस। सो आज उनकी सक्सेस स्टोरी हम शेयर कर रहे हैं। मोहित की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में पीएचडी एडमिशन हो गया है और उसके बारे में वो हमें बता रहे थे, और उसके अलावा इन दिल्ली के आईपी यूनिवर्सिटी में भी। जी, तो आप एक बार बताइए कि आपका कहाँ पे सिलेक्शन हुआ अभी? जी। मैम, मेरा 2 दिन पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में हुआ था और उन्होंने फीस पेमेंट करने को कहा, तो मैंने कल ही फीस पेमेंट की थी। मेरा आईपी यूनिवर्सिटी में भी हो गया। आपने कैसे सिलेक्ट किया इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में कि मुझे उसमें जाना है? जी। मैम, एक तो पहले मैं राजस्थान से हूँ, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान अजमेर मेरे पास में है। जी। दूसरा ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर मुझे लगा कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो सकती है। न्यू दिल्ली में वो स्टेट यूनिवर्सिटी थी, तो मुझे लगा कि इट इज़ बेटर टू बी इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और एक्चुअली ये कोई मैटर नहीं था कि ऐसा नहीं, मैं आईपी को इन्फीरियर नहीं मानता, मैं हाँ। उसे भी बहुत अच्छा मानता हूँ, पर मतलब जब चॉइस करने की बात है तो फिर मुझे ऑफ कोर्स ऐसी ही चॉइस करनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि आप मुझे अभी राय दें तो आप मुझे क्या हाँ, ओपिनियन देंगे बिल्कुल। कि मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल कि इन यूनिवर्सिटीज़ में आपका एंट्रेंस टेस्ट हुआ था क्या किसी में भी, या फिर आप जेआरएफ के बेसिस पे गए थे? नहीं मैम, आईपी यूनिवर्सिटी में उन्होंने 2 कैटेगरी में है ना एग्जाम एडमिशन लिए थे। पहला उन्होंने एडमिशन टेस्ट के थ्रू लिया, जिन्होंने जून के पहले में अगर नेट क्वालिफाई किया है तो उन्हें पीईटी टेस्ट देना होगा, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। और जिन्होंने जून के आफ्टर में जेआरएफ या कुछ भी क्वालिफाई किया है तो वो डायरेक्ट है ना आ सकते हैं। तो वहाँ इंटरव्यू भी 2 फेज में हुए थे। पहले उनका हुआ जिन्होंने पीईटी एग्जाम दिया और सेलेक्ट हुआ। दूसरा ना आफ्टरनून हमारा हुआ था, जो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आ रहे हैं। तो हमारा सेकंड पीरियड कंडक्ट हुआ था। ठीक है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में तो उन्होंने कोई नहीं लिया, डायरेक्ट है ना सीधा ही है ना, मतलब कि इंटरव्यू बेस पर सेलेक्ट किया। ठीक है। अच्छा, तो आप मतलब लेकिन प्रपोजल लेके गए थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में? मैम, आईपी यूनिवर्सिटी में उन्होंने मुझसे फिजिकली प्रपोजल की कॉपी मंगवाई थी। 8 कॉपीज मंगवाई थी, तो मैं 8 कॉपी लेके गया था। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्रेजेंटेशन मंगवाई थी, फिजिकल कॉपी नहीं मंगवाई अच्छा, थी, प्रेजेंट करने को बोला। तो वहाँ पीपीटी बना के लेके गए थे, आपने वो दिखाई? हाँ मैम, मैं पीपीटी जिस फॉर्मेट में मेरा फिजिकल था उसी फॉर्मेट में पीपीटी बनाई। तो उन्होंने भी कहा कि ये कैसे, तो मैंने कहा साइटेशन वगैरह वो सब हमने देखा था कि किस तरीके से सिंगल ऑथर की देनी है, इनसाइट और पैरेंथेसिस वाला क्या है, तो वो सारा उन्होंने देखा। तो उन्होंने भी पूछा कहाँ से, तो मैंने कहा मैंने ऑनलाइन वर्कशॉप ली थी, वहां से हुआ। फिर उन्होंने एक चीज पे कहा कि तुमने डेटा कहाँ से लिया, तो मैंने कहा मैंने गूगल स्कॉलर से लिया। उन्होंने कहा तुम्हें स्कूप से और डेटा लेना चाहिए था। फिर मैंने बोल दिया मेरे पास एक्सेस नहीं था उनका, तो मैं नहीं ले पाया। फिर भी करेक्ट। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपने अच्छे से प्रेजेंट किया है और अच्छी है, तो ठीक है। जी, वो तो वो वैसे उकसा रहे होंगे आपको, तो जो रियलिटी आपने वो मतलब आंसर दे दिया उनको कि भाई अभी स्कोपस का एक्सेस नहीं है, वैसे भी एडमिशन हो जाएगा, हाँ तो यूनिवर्सिटी के थ्रू हो ही जाएगा एक्सेस वो तो। हाँ जी, बिल्कुल हाँ, परफेक्ट। यही था मैम। सो आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे वहाँ पर इंटरव्यू में? और आप किस यूनिवर्सिटी का पूछना चाहते हैं, पहले ये बताएं। अरे बाप रे, ये अब दोनों का चॉइस हो गया। चलो पहले राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पूछते हैं। मैम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब मैं गया तो मेनली उन्होंने सबसे पहले मेरे प्रेजेंटेशन को 10-15 मिनट सुना और उसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस उन्होंने मेरे सब्जेक्ट से पूछे। सिर्फ और सिर्फ एक प्रपोजल से ये पूछा सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। तो फिर मैंने उनको बता दिया कि वो किस तरह से होता है और हम पहले के लिटरेचर को स्टडी करते हैं, और उसका मैंने बताया। एक ही क्वेश्चन उन्होंने मुझसे मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा, बाकी मेरे सब्जेक्ट से पूछे, जिसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन और मेन फोकस मेथोडोलॉजी पे किया। जी,
हाँ, इंट्रोडक्शन मैथोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे थे, जिस एरिया में आपने प्रपोज़ल बनाया था उससे, या कुछ भी उन्होंने कहीं से भी पूछना शुरू कर दिया? मैम उन्होंने है ना पूरा हमने जिस पे प्रपोजल बनाया था सब कुछ उसी से, यानी कि अगर मेरा टॉपिक इन्फ्लेशन से रिलेटेड था तो उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे, और मेथोडोलॉजी में जो जो मैंने लिखा था कि मैं टाइम सीरीज एनालिसिस यूज करूंगा, तो उन्होंने पूछा कि स्टेशनरिटी के टेस्ट क्या होते हैं, और उस मतलब कि पूरा जो आपने लिखा है वही पूछा जाएगा, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं पूछेंगे, मतलब उन्होंने पूछा ही नहीं मुझसे बियॉन्ड। ओके, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर आप जो भी प्रपोज़ल बना के लेके जा रहे हो, उसके बारे में हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, और उस सब्जेक्ट एरिया के बारे में, क्योंकि आपको उसकी बेसिक नॉलेज है कि नहीं? हाँ, जी, ठीक है। यस मैम, मतलब जो वर्ड मैंने मुंह से बोला उन्होंने उसी पे क्वेश्चन पूछा कि आपके मुंह से ये निकला है इन्फ्लेशन, तो टाइप बताओ। टाइप में पूछा तो क्या तीसरा टाइप भी होता है वो भी बताओ। तो जो आप बोल रहे हो उसी में से आपके क्वेश्चन पुट करेंगे। जी, तो आपको लगता है कि आपने ये स्ट्रक्चर वे में बनाया था, या नव क्लासेस का जो रिसर्च प्रपोज़ल का कोर्स था, उससे आपको कोई एडिशनल एडवांटेज मिला है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स? हाँ, हाँ मैम, देखो मैं जब अपने रूम में अंदर बैठा था और मैंने लोगों के प्रपोज़ल देखे, तो उन्होंने भी प्रपोज़ल बनाए थे। पर उन्होंने वो बेसिक होती है ना चीज़ें जिनको बहुत ध्यान में रखना होता है, जैसे डबल स्पेसिंग रखनी है, टाइम्स न्यू रोमन के फ़ॉन्ट होने चाहिए। इसके अलावा आपके है ना मतलब कि साइटेशन कैसे दें, आपका नेटवर्क चला गया है थोड़ा। चीज़ें उन्होंने अपने अंदर ऐड नहीं की थी। मैंने वो सारी चीज़ें ऐड की थी। तो इसलिए उन्होंने हाँ जी, अभी ठीक आ रहा है। तो अब आप बता रहे थे कि आप जब रूम में गए और बाकी बच्चों का प्रपोज़ल देखा। जी, हाँ, तो मैंने देखा कि बाकी बच्चों ने जो प्रपोज़ल प्रिपेयर किया है, वो भी उन्होंने प्रोजेक्ट टाइप सब कुछ सही किया है, पर उन्होंने जो छोटी बातें होती हैं ना, जिन्हें ध्यान में रखना होता है, डबल स्पेसिंग देनी है, आपको टाइम्स न्यू रोमन में लिखना है, आपको हेडिंग देनी है, उसके लिए आपको है ना वो टेबल ऑफ कंटेंट प्रिपेयर करना है, तो ये सारी चीज़ें उनके पास थी नहीं। मैंने सिस्टमैटिकली सबसे पहले फ्रंट पेज को कैसे डिज़ाइन किया, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट भी एमदाल्ड के फॉर्मेट में, जिसमें पर्पस, मेथोडोलॉजी और उसके बाद आपके ये आउटकम्स और फाइंडिंग, फिर कीवर्ड्स। तो इस तरीके से देखा तो उनको लगा कि ये पहले से ही उनको मतलब मालूम है, तभी उन्होंने पूछा कि ये कैसे प्रिपेयर किया, तो मैंने बता दिया। इसमें भी मैं ना वो डेटा नहीं जोड़ पाया, आर सॉफ्टवेयर से जो ऐड करना होता है बिब्लियोमेट्रिक वाला, मेरे हो ही नहीं रहा था, मेरा कंप्यूटर रन नहीं कर रहा था। मैंने आपको बोला भी था मुझे डेटा चाहिए, आपने दिया, फिर भी वो रन नहीं किया, तो मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा अब नहीं हो रहा तो नहीं ऐड करूंगा। बाकी वो सब कुछ उन्होंने देखा तो उनको ठीक लगा, और बाकी स्टूडेंट्स लाए तो थे, पर उन्होंने ये नहीं था कि उनके डबल स्पेसिंग वगैरह हो, तो ये इन चीजों में एडवांटेज मिलता है। उनको लगता है कि कोई इन्फॉर्म्ड पर्सन आया है सामने, जिसको मालूम है कि हाँ। क्या करना चाहिए या किस तरह से होती है। जी, चलो, मतलब आपका जो कोर्स का फीस था वो वर्थ इट हो गया, और उसकी वजह से आपने हाँ, वसूल हो गया वो हाँ, हाँ, पैसा। वो आपको थोड़ा बहुत याद ही होगा, मैं वही बच्चा हूँ जिसके 2 प्रपोज़ल तो रिजेक्ट हो गए थे, तीसरा मैंने वापस बनाया था कि मेरे 2 हो गए। आपको बोला भी था मैंने कि मेरे 2, एक तो पहले रिजेक्ट हो गया, दूसरा 2 महीने बाद हुआ, फिर फाइनली ये तीसरा बनाया और ये सेलेक्ट हुआ। जी, तो चलो, बहुत वो था बढ़िया। थोड़ा बहुत, आपने तीसरी बार में मेरी हेल्प की थी, वो रिसर्च आपके पास स्कूपस के डेटा थे, इसलिए आपने मेरे साथ शेयर किए थे कि ये सब है और तुम इसमें से प्रिपेयर करना। और फिर धीरे-धीरे मैंने अपने तरफ से और कोर्स में जो सीखा उस हिसाब से करके फाइनली कर लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो अब हम वो भी पूछ लेते हैं कि कल को कोई आईपी यूनिवर्सिटी में जाएगा इंटरव्यू देने, तो उन्होंने कैसे क्वेश्चंस पूछे थे आपसे? मैम आईपी यूनिवर्सिटी में तो जैसे ही मैं दिखा बैठा, तो मैम को मेरा टॉपिक इतना पसंद आया कि उन्होंने मेरे से नाम वगैरह कुछ नहीं पूछा, सीधा ही मेरे टॉपिक से शुरू किया कि तुमने ये टॉपिक सेलेक्ट क्यों किया। तो मेरे को पता था कि इसका आंसर हमेशा इंट्रोडक्शन के अंदर ही छुपा होता है, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन बोलना शुरू किया। फिर उन्होंने ना फिर मेरे सब्जेक्ट से पूछे, उन्होंने तो रिसर्च मेथोडोलॉजी से एक क्वेश्चन भी नहीं किया, उनको मेरा टॉपिक इतना पसंद आया, वो मेरे से सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से पूछ रहे थे, और है ना कुछ भी उन्होंने है ना मतलब नहीं पूछा। और फाइनली तब जब उनके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए, इंट्रोडक्शन से मेथोडोलॉजी से क्रॉस क्वेश्चंस भी हुए कि अगर ये सिचुएशन अराइज होगी तो आप कैसे करोगे, मतलब हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड था कि अगर आपका ये मॉडल रन नहीं करेगा तो कौन सा मॉडल रन करोगे। तो फिर मैंने उनको अप्रोप्रिएटली आंसर किया, तो फिर वो बहुत खुश हो, मतलब इंटरव्यू खत्म हो रहा था, फिर उन्होंने पूछा तुम कहाँ से हो, यहाँ कैसे आए हो, कैसे रहोगे। तो उनको इतना इंटरेस्ट उसमें था कि नहीं हम तो तुम्हारा टॉपिक से पूछेंगे, तो उन्होंने टॉपिक से ही शुरू किया मेरे। जी, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या लगता है फिर इसका मतलब कौन से ऐसे की पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना चाहिए रिसर्च प्रपोजल बनाने से पहले या पीएचडी में एडमिशन लेने से पहले? जी।
मैम अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ हाँ। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू में जा रहे हो तो उनका प्रोसीजर बिल्कुल अलग होता है। मैं डीएससी भी गया था और अच्छा। वहाँ मेरा हुआ नहीं, तो आई डोंट थिंक दैट आई शुड शेयर अबाउट इट। बट आईपी यूनिवर्सिटी और सेंट्रल राजस्थान में एक चीज देखी, पहला तो आपने जो टॉपिक चुना आपको उसी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जो आपने हेडिंग में इवन कीवर्ड्स लिख रखे हैं उनके बारे में मालूम होना चाहिए वो क्या है। जैसे मैंने इन्फ्लेशन लिखा तो मुझे पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन के टाइप कितने होते हैं, कौन सी चीजें इम्पैक्ट करती है, और इन्फ्लेशन अगर डिमांड पुल है तो कैसे इम्पैक्ट करता है, कॉस्ट पुल है तो कैसे इम्पैक्ट करता है, कंट्री में मेजर कौन कौन से, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, जीडीपी, ये डिप्लेटर्स, ये सारे होते हैं। और फिर आपको मेथोडोलॉजी सेक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आखिर जाके वो आपसे इनवर्स क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे अगर आपने लिख दिया कि मैं ना स्टेशनरी टेस्ट करूंगा और चीजें स्टेशनरी आई तो आगे प्रोसीड करूंगा, तो आपसे कह देंगे अगर स्टेशनरी नहीं आई तो फिर क्या करोगे। तो आपको वो सीधा उल्टा पूछेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो बताओ क्या करोगे। तो जनरली सब बच्चे पॉजिटिवली चलते हैं, मैं भी पॉजिटिवली चला था, और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बोल देते अगर ये नहीं हुआ तो बताओ क्या करोगे। तो सबसे ज्यादा वो मेथोडोलॉजी में ही लोगों को रोक लेते हैं कि क्योंकि वो एक्सपर्ट्स होते हैं तो उनको मालूम होता है कि मेथोडोलॉजी में आपके क्या प्रॉब्लम है। तो मुझसे भी एक बार पूछ लिया था कि आपका ग्रेंजर कॉजेलिटी टेस्ट अगर फेल कर गया तो आप क्या करोगे। तो मैंने कहा कि फेल कर गया तो कोई नहीं, फिर भी मैं टेस्ट करूंगा। मेरे पास कोई ज्यादा जवाब था नहीं उसका, क्योंकि मैं कहा ना अभी मेरे को मालूम चला कि मेथोडोलॉजी में उल्टा क्वेश्चन पहले पूछा जाता है, अगर नहीं हुआ तो बताओ क्या होगा। हम्म। वो तो आपने बताया ही है, आप किस तरह से प्रोसेस करोगे, पहले ये मॉडल रन करोगे, ऐसे है ना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करोगे। फिर उन्होंने मेरे से ये भी पूछ लिया कि आपने जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नीचे लिखे हैं वो आपने कभी यूज किए हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत यूज किया था, तो मैंने कहा हाँ बहुत थोड़ा सा किया, ज्यादा नहीं किया। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा कोई नहीं, कोर्स वर्क में हम सिखाते हैं ये सब। अच्छा। तो मतलब मैं ये कहूंगा, एक तो आपने टॉपिक क्यों चुना उसको अच्छा प्रिपेयर करो, दूसरा मेथोडोलॉजी को सबसे बेटर प्रिपेयर करो, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज्यादा वही वहां से पुट होना है। हाँ, और कुछ यूनिक किया है, जैसे कि हम लोगों ने कोर्स में एसएलआर सीखा था तो आपसे उससे वो पूछ लिया है ना। जो भी आप नया करोगे दूसरों से हाँ हटके अलग, तो वहां से क्वेश्चनिंग आने लग जाएगी। जी। हाँ मैम, वो मतलब वो सिस्टमेटिक देखते हैं तो फिर उनके पास ज्यादा डाउट रहते नहीं है पूछने के लिए। हाँ तो जी। उन्होंने देख लिया कि आपने साइटेशन वगैरह ठीक दिया, तो वो रिसर्च मेथोडोलॉजी ने वो सीधे आपके पॉइंट से पूछेंगे कि आपने ये टॉपिक क्यों बनाया, या इस पे है ना क्यों किया, ये टॉपिक चुना ही क्यों ऑल टुगेदर, इस पे तो रिसर्च, मतलब वो कहता है ना वो आपको बाहर निकालने के लिए, इस पे तो रिसर्च हो हाँ। चुकी है पहले से ही और आप क्या नया एड ऑन करोगे। तो आपको जस्टिफाई करना है अपनी रिसर्च को, और दूसरा मेथोडोलॉजी को। अगर दो कोई ठीक से कर ले तो आपका क्लियर है, उसके बाद नहीं रोकेंगे वो। तीसरी चीज उन्होंने कभी नहीं पूछी। इवन वो एसएलआर भी नहीं देखते कि आपने कौन कौन हाँ। से रेफरेंस उठाए हैं, उनको अंदर तो तक यही नहीं देखेंगे, देखना है ऊपर कि से आपने। देखेंगे। इतना टाइम ही नहीं होता उनके पास। आपका स्ट्रक्चर, हाँ जो आपने बोला ना कि 15 या प्रेजेंटेशन हाँ परफेक्ट हाँ होनी चाहिए, वो सारी चीजें। यस मैम, प्रेजेंटेशन से ही वो आपको मेनली क्वेश्चन जी। यूनिवर्सिटी में देखा, वहां नहीं हुआ। डीएससी का एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा कि वो मेनली आपके टॉपिक टॉपिक के जस्टिफिकेशन पे और सेकंड मेथोडोलॉजी में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं। क्योंकि जब उन्हें लगता है कि इस बच्चे की मेथोडोलॉजी साउंड है तो उन्हें अंदर से एक यकीन आ जाता है कि ये सेल्फ कर लेगा, हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं एफर्ट्स होगी। लगाने पर पड़ेंगे। अगर आप टॉपिक जस्टिफाई नहीं कर पाते तो फिर वो प्रोसीड ही नहीं कर, वो फिर वो टॉपिक में ही फंसा देते हैं कि आप ये बताइए ये क्या होता है, ये कैसे होता है, और आपने टॉपिक क्यों चुना। तो पहले तो आपको टॉपिक से जस्टिफिकेशन, और जब आपने जस्टिफाई कर लिया तो फिर आपकी मेथोडोलॉजी जस्टिफिकेशन, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, और फिर वो देखेंगे कि आपने हाइपोथेसिस कौन से बिल्ड किए, और फाइनली डेटा एनालिसिस कैसे होगा उसके बारे में। उसके अलावा बीच का स्ट्रक्चर वो सिर्फ देखना पसंद करते, देखना। उसमें से पूछना कुछ भी पसंद नहीं करते। जी जी। ठीक है। सो अब मैं आपसे कुछ क्विक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इतनी लंबी जर्नी यस में आपको, क्योंकि आपने भी बताया कि काफ़ी टाइम लग गया है ना इसमें, तो इतनी यस लंबी मैम। जर्नी में जैसे कि 1 ईयर के बाद आपका पीएचडी एडमिशन है, तो ऐसा क्या था जिसने आपको मोटिवेटेड रखा कि मुझे करना है। मैम मैं जब बैचलर में था तभी मैंने सोच लिया था कि मेरे को मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और पीएचडी होना है। बट उस टाइम पे मैं कॉमर्स में करना चाहता था, बाद में मैंने मूड स्विच किया इकोनॉमिक्स की तरफ, तो मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और उसमें मैंने जेआरएफ भी निकाल दिया था। और उसके बाद मुझे करना तो यही था, और मैं चाहता था कि मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करूँ, इसलिए मैंने सबसे पहले दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ट्राई किया, पर वहाँ अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से मेरा हुआ नहीं। और उसी के साथ मैंने आईपी यूनिवर्सिटी को देखा कि उसकी एनआईआरएफ रैंकिंग अच्छी है और नेट की रैंकिंग की भी अच्छी है, तो मुझे लगा कि दिल्ली में है तो वो बेटर है, तो मैंने वहाँ अप्लाई किया। और फिर मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, तो मैंने यहाँ पे भी अप्लाई किया, और मुझे यकीन था कि
मेरे पास अच्छा प्रपोज़ल है, तो मेरा हो ही जाएगा, मतलब वो एटलीस्ट मुझे कंसिडर करेंगे, और प्रपोज़ल टॉपिक वगैरह सब अच्छा है, तो कॉन्फिडेंस आ गया था आपको अंदर से। जी, यस मैम। ठीक सो है। 1 ईयर लगा, बट ठीक है, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया ना 2 प्रपोज़ल तो रिजेक्ट हो गए थे, तो कुछ महीनों की मेहनत तो वैसे ही चली गई थी, तीसरा सेलेक्ट हुआ, इस हिसाब तो से। ये टाइम पता है कि इसलिए भी लगता है कि पीएचडी के एडमिशन साल में 2 बार आते हैं। तो भाई जब एडमिशन की वो फॉर्म निकलेंगे तो उसके बाद वो एक टाइम प्रोसेस तो होता ही है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में टाइम तो लगता ही है, 2-3 महीने इसी में फॉर्म हाँ भरो, मैम, इंटरव्यू लो। टाइम मैंने मार्च में इवन फॉर्म भरे थे आईपी के, तो रिजल्ट हाँ, आज अक्टूबर में, 6 मंथ्स आफ्टर। सो और इसमें भी मैंने फॉर्म मई में भरे थे, इस युवराज में रिजल्ट अब आ रहा है, तो 4 to 5 मंथ तो इन्होंने लगा दिए। हाँ। बाकी तो अगर तुरंत देते तो तुरंत हो जाता। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो है ही। तो इसलिए अब यहाँ पे मोहित की बात सुन के मैं ये कहना चाहूँगी कि भई आपको पेशेंस की रिक्वायरमेंट है, टाइम लगता है, यूनिवर्सिटी वाले खुद ही रिज़ल्ट इतनी-इतनी लेट देते हैं, ठीक है? तो उसके लिए समय लगता है। जी। ओके, सो अगर आपको आज अपने आप को एडवाइस देनी हो कि पास्ट में मैं ये चीज़ अपनी ठीक कर लेता और बेटर कर लेता, तो वो एडवाइस क्या होगी अपने पास्ट को देने के लिए? मैम, पास्ट में तो यही है कि मैं बीकॉम की जगह बीए ऑनर्स करता इकोनॉमिक्स में, पर बीकॉम नहीं करना चाहिए था मुझे। बट मैं ठीक समझता हूँ, मुझे जब है ना मैंने ट्रांस डिसिप्लिनरी कोर्सेज में चुना, तो मुझे अच्छा लगा कि उन्हें भी अच्छा लगा कि एक बच्चे को कॉमर्स में फाइनेंस और मार्केटिंग इन सब का नॉलेज है, और इकोनॉमिक्स में भी उसका जो पैशन है वो अच्छा है। तो थोड़ा कभी लगता है कि लाइफ में थोड़ी पहले चॉइस करके यूनिवर्सिटी में दिल्ली या जेएनयू पहले चुन लिया होता, तो आज आउटकम थोड़ा अच्छा होता है, वहीं पे होता। पर अब मैं कह रहा हूँ कि भाई यूजी पीजी मेरी वहां से हुई होती, पर कोई बात नहीं, जो हुआ वो बढ़िया है, जो भी अभी अच्छा भी अच्छा हुआ। जी, 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 ठीक है। सो अपनी मतलब करियर चॉइसेस के टाइम पे थोड़ा-सा हमें अटेंटिव रहना चाहिए, ये पास्ट वाले मोहित को उनकी या फिर अदर स्टूडेंट्स भी अगर यस। आपके घर में छोटे भाई-बहन हैं तो बहुत वाइज़ली अपने डिसीज़न लेने चाहिए, है ना? तभी तब हम ना मज़े में होते हैं। मतलब हाँ, मेरा ये मानना है कि लाइफ में अगर अर्ली डिसाइड कर लेते हैं, तो आपको सहूलियत रहती है आगे करने की। अगर मैंने जैसे डिसाइड तो बहुत पहले किया था, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं किस में करूंगा। इट वुड बी एमकॉम और एमए, तो उसमें मैंने थोड़ा टाइम लिया, उसके बाद फाइनली एमए डिसाइड किया। और उसकी भी एक लंबी स्टोरी है, मैंने ड्यूएट के फॉर्म भरे थे और वो सब कुछ हुआ था उस टाइम पे, तो फाइनली मैं अपने स्टेट के अंदर कंटिन्यू किया एमए, और अब फाइनली पीएचडी कहीं और से। ठीक है। चलो बहुत अच्छा लगा मोहित जी। अब फाइनली आप अपने पेरेंट्स का भी बताइए कि उनको अगर आपने बताया कि भई मेरा एडमिशन हो गया तो उनको कैसा लगा? कैसा रिस्पॉन्स हाँ मैम, उनको उनको बहुत अच्छा लगा, वो इवन वो वेट कर रहे थे कि तुम्हारा मास्टर्स डिग्री कब से हो गया है, तुम्हारा नेक्स्ट कब होगा। तो पहले तो उनकी क्वेरी थी कि क्या हुआ, इतना टाइम हो गया, रिजल्ट आया नहीं, और फिर मैंने कहा आएगा, थोड़ा वेट करो, और फाइनली आज आ गया। तो अब वो भी खुश हैं कि अब एक फर्दर जो लाइफ है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अब वो इस चीज को लेकर खुश है कि एक फाइनली एक और डायरेक्शन की तरफ मैं मूव करने वाला हूँ। पहले उन्हें लगा कि क्या पता नहीं क्या होगा, आपका टाइम भी जा रहा है, क्योंकि 1 साल तो मुझे आज हो ही जाएगा मेरे मास्टर्स के एग्जाम खत्म होते, तो उनको लगा कि क्या पता नहीं हुआ तो तुम्हारे 1 साल पूरा रन हो वेस्ट? जाएगा पूरा। तो उन्होंने ऐसा ही था उनके, पर अब फाइनली जब उन्होंने देखा कि हो गया है, तो वो भी खुश हैं कि अब फाइनली तुम्हें पाथ मिल गया तुम्हारा। एक रास्ता तो मिल गया अब बिल्कुल। हाँ। और अब तो आपके जेआरएफ स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके लिए भी मैम, कांग्रेचुलेशन। हाँ, मुझे ऐसा सुनने में आया कि जेआरएफ स्टार्ट करना जेआरएफ क्रैक करने से ज्यादा मुस्किल नहीं है, नहीं ऐसा कि कुछ नहीं है, बहुत आपका पीएचडी डॉक्यूमेंटेशन होता है। पीएचडी में एडमिशन हो गया है, जेआरएफ पक्का मिलेगी मिलेगी, ठीक है? जैसे ही कोर्स वर्क स्टार्ट होगा उसके स्टार्टिंग में ही पूछ लेना कि पहले 2 महीने में या कोर्स वर्क के एंड में 2 मंथ के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होता है बस, यूजीसी के पोर्टल पे हो जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म। हो गया है तो सबको मिलता है, सारे ले रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स नहीं, तो। मैं ये भी कहूंगा, मैंने आपके वो कोर्स भी लिया था, वो पेपर 1 के लिए होता है ना, वो एमसीक्यू कोर्सेज, मैंने वहां पे भी स्कोरिंग की थी, मेरे अच्छे रिकॉर्ड है वो उस एप्लीकेशन पे। उसके बाद तो मैं जेआरएफ किया था, फिर मैंने आपसे कोर्स लिया था। पहले तो आप अनअकैडमी पे थे, मेरे हाँ, को मालूम था अनअकैडमी, उसके बाद आपने खुद का शुरू किया जब अनअकैडमी ने पॉलिसी चेंज की। तो पहले पहले तो दिसंबर 2023 में तो मैंने लिया नहीं, मेरे को मालूम नहीं था कि आप अलग से करा रहे हो, क्योंकि आप कॉमर्स के थे। मैंने सिर्फ देखा था कि हाँ, हाँ, नवदीप मैम है जो कॉमर्स पढ़ाती है, मुझे नहीं मालूम था वो मतलब पेपर फर्स्ट वन पेपर और भी बीबीए। पढ़ाती हैं। फिर जब फाइनली मैं
मार्च में आया, मार्च 2024 में, तो मुझे रियलाइज हुआ कि इनका खुद का एक एप्लीकेशन है जहाँ पर, क्योंकि आप 10 बजे पीवाईक्यू की क्लासेस लेते थे तो मेरे को मालूम था कि हाँ, फिर आप भी क्लास में कहते थे कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो हमारे एप्लीकेशन पे है। तो फिर मैंने वहां से वो कोर्स परचेज किया था, एमसीक्यू वाला, जिसमें पेपर वन के हाँ और टॉपिक जीरो वाइज भी सक्सेस थे वाला कि है, टेस्ट हाँ सीरीज है तो उसके अंदर। हाँ जी जी। हाँ, उसमें 6 मंथ का अराउंड कुछ वैलिडिटी था उसका। तो उस पे उसके क्वेश्चन वगैरह दिए। पेपर वन मेरा अच्छा हुआ था, मेरे पेपर वन में 39 क्वेश्चन राइट हुए, तो 78 मार्क्स मैंने स्कोर किए थे। तो मुझे लगा, उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट किया, मेरे फ्रेंड, दो फ्रेंड्स ने भी आपका लिया था, वेरी नाइस, हालांकि थैंक यू। वो मैंने बताया नहीं, बट मुझे, हाँ क्योंकि मेरे को पता था कि मार्केट में दूसरे भी बहुत हैं, पर मैंने खुद ना टेस्ट किया था आपका प्लेटफॉर्म, तो मुझे मालूम था एकदम, जैसा आपने कहा, यूजीसी का जो कंप्यूटर पे जैसा फॉर्मेट है वैसा ही आपके खुद के ऐप में फॉर्मेट है पूरा पूरा, जिसमें आपको पर्सनल स्कोरिंग मिलती है। टेस्ट पूरा होने के बाद हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है उसके नीचे, तो आपको अगर डाउट हो तो तुरंत आप वहीं से सॉल्व कर सकते हो। फिर रात 10 बजे वो फ्री क्लास होती थी, तो मैं फ्री क्लास तो उस टाइम नहीं देखता था, फिर मैं 1.5x में नेक्स्ट डे देखता था, कि मैंने कहा कि बच्चे आपसे अजीब गरीब क्वेश्चन पूछ के आपका टाइम लगा लेते हैं, तो मैंने कहा ऑनलाइन क्लास में तो मतलब शाम रात को मेरा अलग शेड्यूल होता था, तो मैंने जी कहा नेक्स्ट डे देखेंगे, तो इस हिसाब से आपके ऐप पे प्रैक्टिस की, फिर कोर्स लिया। अब मैं रिसर्च प्रपोजल की वो सॉरी रिसर्च आर्टिकल के लिए प्रोसीड करूंगा, एक बार एडमिशन हो जाए फिर। मुझे जी मालूम है आपका वो भी कोर्स है, और मैं अवेयर हूँ इस बारे में, मुझे पूरी तरह से मालूम है आप करवाते हैं। आपने आईआईटी दिल्ली के अंदर प्रेजेंटेशन भी दी थी जब मैं आपके अंडर में था, तो वाह, आई एम अवेयर ऑफ इट। जी जी। तो चलो बहुत जल्द वापस एक कोर्स वर्क में मिलेंगे फिर जी से। जी ज़रूर। वेलकम है आपका, क्योंकि एक जगह से जब पता चल जाता है ना कि मतलब एक जगह से एक चीज़ जर्नी हो गई नेट जेआरएफ की, है ना, तो फिर उसके बाद हम्म। आपको पता है कि मुझे नवदीप मैम का समझ आता है, तो इसलिए फिर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट फिर समझ आता है कि अब नेक्स्ट के लिए भाई इधर ही जाना है। और सही है, आपने मुझे नहीं, आज और बताया। हाँ रेस्पॉन्स, और रेस्पॉन्स भी तो अच्छा मिला ना। अगर रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो मैं आज एक्सेप्ट ही नहीं करता। मैंने कहा बताओ, मेरे 2500 रुपए डूब गए, पूरा सन कॉस्ट हो गए, क्योंकि कुछ रियलाइज नहीं कर पाया। बट फाइनली मेरे को पता चला जब मेरे को अप्रेजल मिली कि हाँ, मतलब आपने जहाँ से सीखा है उन्होंने अच्छा सिखाया, तो ये कॉन्फिडेंस देता है ना। अगर मैं रिसर्च आर्टिकल का कोर्स आपसे लूंगा तो ऑब्वियसली चांसेस है कि मेरा भी स्कूपस में या एल्सेवियर में कभी न कभी पब्लिश हो। पहली बार में ना हो चलता है, पर कभी न कभी तो होगा अगर सिस्टमेटिक कहीं से करेंगे, क्योंकि आपने अभी किया है, आपने डाला भी था कि आपका स्कूपस में आर्टिकल आया है, मैंने देखा था वो। हाँ तो मैं अवेयर हूँ कि हाँ चल रहा है, हाँ, आपके यहाँ पे कोर्सेज। जी जी तो अभी एक बार मैं एनरोल हो जाऊँ, उसके बाद थोड़ा मेरे को टाइम चाहिए, और फिर हम फिर से एज अ टीचर स्टूडेंट तो गैदरिंग करेंगे। जी ज़रूर। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच मोहित जी, एंड कीप ग्रोइंग, ऐसे ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। बहुत अच्छा लगा, मतलब हमने आज डिफरेंट थैंक यू टाइप मैम, ऑफ थैंक यू मैम। एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड किया कि भाई वहाँ पे क्वेश्चनिंग कैसी हुई, आपके बैकग्राउंड को समझा, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बल्कि मुझे भी काफ़ी अवेयरनेस हुई इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपसे, आपकी नॉलेज के बेसिस पे भी। सो आई होप कि लर्नर्स को भी काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। ठीक है, सो थैंक यू। हाँ मैम, बस उनसे कहिएगा कि जेएनयू और डीएससी जाए तो थोड़ा अलग से प्रिपेयर करे, वो बहुत अलग तरह के इंस्टीट्यूट है, बाकी सब कुछ ठीक है। जी डीएससी में जो हुआ वो बहुत अलग था मेरे साथ। उन्होंने है ना, अच्छा मैं बता दूं, आप बच्चों को बताएंगे तो उनको बहुत हेल्प होगी। डीएससी में है ना, उन्होंने पहले हमको बुलाया और कुछ नहीं बोला, फिर कहा आपके 2 इंटरव्यू होंगे। तो 2 इंटरव्यू में, एक इंटरव्यू था आपका नॉलेज चेक करने के लिए, और दूसरा इंटरव्यू होगा जिसमें आपके प्रपोजल को हम टेस्ट करेंगे। तो पहले इंटरव्यू में जब हम गए तो इकोनॉमिक थ्योरीज और ये सब पूछे, और उनको और मैथमेटिक्स में आपके ज्यादा इंटरेस्ट है, अगर आपके हाँ नॉन मैथ बैकग्राउंड है तो वो आपको कहीं कहीं रोक देंगे। तो वो तो बाद में प्रेजेंटेशन में वो आपसे है ना, आपके टॉपिक से पूछते हैं। तो जेएनयू में भी मेरे फ्रेंड ने बोला था कि ऐसा ही होता है, वो इकोनॉमिक नॉलेज के लिए अलग से इंटरव्यू रखते हैं, प्रेजेंटेशन वाला अलग रखते हैं, तो वो दोनों अलग है। बाकी सारी यूनिवर्सिटी में, बाकी में मैं जहाँ गया वहाँ पे तो एक इंटरव्यू में सब कुछ हो रहा था। हाँ जी, मेरे को ये चीज़ पता है, डीएससी से ही हूँ ना मैं, तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्पेशली इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, ये पूरी मैथ्स पकड़ के बैठ जाएंगे। यस मैम। ये मुझे पता है। हाँ मैम, वो मैथ्स वगैरह। वो पूरा हाँ फॉर्मूले में हाँ, चले ऑफ जाएंगे। कोर्स आप तो वहीं से हो। हाँ लेकिन मेरा कॉमर्स हाँ था, नहीं लेकिन वो, मुझे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का ये चीज़ पता है, जो मुझे मेरे फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स ने बताया। आपने भी अभी कंफर्म कर दिया कि अभी भी यही चल रहा है वहाँ पर। वो
हाँ, नहीं मतलब उसका एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट है। बाकी यहाँ पे कभी 2 इंटरव्यू नहीं हुए। उन्होंने इवन लिखा भी नहीं अपने एडमिशन हाँ। रोस्टर में कि आपके 2 होंगे। सडनली आपको बोला कि आपके 2 इंटरव्यू होंगे, तो सब बच्चे पैनिक में थे। मैं तो सोचा चलो मैं ही पैनिक में होऊँगा, क्योंकि मेरे प्रिपेयर सारे के सारे बच्चों के फेस के कलर पूरे फेड हो गया था कि ये क्या हो रहा है। और अंदर जाके वो उनसे सच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सेकंड ऑर्डर कंडीशन और पता नहीं क्या से क्या सॉल्व करवा रहे हैं वो। बिल्कुल भी आप मतलब आप उनके सामने डोमिनेट कर ही नहीं सकते। वो बिल्कुल बता देंगे कि हम हैं अथॉरिटी और आप स्टूडेंट ही हैं बिल्कुल। जी, मतलब आप जैसे-जैसे आंसर करते जा रहे हो, वो इन डेप्थ जाते जा रहे हैं। जी। अल्टीमेटली आपको क्विट करना पड़ेगा कि मेरे को नहीं मालूम ये, तो फिर तभी वो तो आप आपको चुप छोड़ेंगे, होंगे। अदरवाइज़ नहीं छोड़ेंगे। तो वो अलग एक्सपीरियंस था। बाकी तो इन दोनों में बहुत अच्छा हुआ। और वहाँ पे भी मैं आपका प्रपोज़ल लेके गया था, पर वहाँ तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने भी मुझे लगता है आपसे ही कोर्स लिया था, तो अच्छा। प्रपोज़ल लगभग सेम ही दिखा मेरे को। हो सकता है वो मैं हाँ, हो डायरेक्टली सकता तो है। कैसे पूछूँ कि आप कहाँ से आए हाँ, हो? ऐसा तो नहीं हो सकता, बट उनको देख के लगा कि हाँ, इनको भी पूरा मालूम है कि टाइम्स न्यू रोमन में लिखना है और डबल स्पेसिंग चाहिए। तो हो सकता है, बाकी तो आई थिंक वेल एंड फाइन था सब कुछ। ठीक है, तो यही तो एट एडवाइस है। लास्ट मैं भी फिर से कहूँगा, थैंक यू सो मच मैम, आपका कोर्स रियली वर्थ है और हेल्प किया तो रिजल्ट आउटकम आपके सामने है। मैं सारे झूठ तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब कुछ मैंने बोला है और मैसेज में भी लिखा है। तो मेरा हुआ है एडमिशन और हेल्प मिली है मुझे आपके कोर्स से, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं आपको एक बार फिर से कहूँगा, थैंक यू सो मच। योर कोर्स इज वेरी गुड एंड रियली हेल्पफुल फॉर मी एंड अदर स्टूडेंट एज वेल who will bring take your course. जी, ज़रूर। थैंक यू सो मच मोहित जी एंड कीप ग्रोइंग, स्टे ब्लेस्ड। सो ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड Okay, अचीव। ma'am. सपने देखो, भरोसा करो, Okay, okay, एक्ट okay, करो, बिल्कुल। यू विल अचीव इट। थैंक यू।